ऑलराइट जी, सो मार्जिनल कॉस्टिंग एज डिसीजन मेकिंग टूल, ये सेकंड पार्ट है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है। कुछ चीजें हैं जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग या कंट्रीब्यूशन का पता होना या मार्जिनल कॉस्टिंग के एलिमेंट्स को अप्लाई करके हम बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। द फर्स्ट डिसीजन दैट marginal costing tends to help us in taking up is to decide the selling price, कि किस सेलिंग प्राइस के ऊपर हमने हमारे प्रोडक्ट को बेचना है। देखिए, इसके अंदर एक इकोनॉमिक्स का बड़ा जेनेरिक सा रूल भी है जो आप लोगों को पता होगा कि भाई, एक इकोनॉमिक्स का जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब आप प्राइस को कम करोगे तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम लोग एक डिमांड का जो कर्व भी बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि भाई वाई एक्सिस पे अगर प्राइस को रखो और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड को रखो, तो जैसे जैसे यू डिक्रीज द क्वांटिटी, यू डिक्रीज द प्राइसेस, वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती जाती है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल ही चीप प्राइसेस पे बेचने लग जाओ। नो, दैट इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। हाँ, अगर तो मतलब देखो, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन सेलिंग एट द वेरी चीपेस्ट प्राइस टू इंश्योर कि आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बिके, ये कोई भी बिजनेस नहीं चाहता। हर बिजनेस ये चाहता है कि मैं उतनी क्वांटिटी सेल ऑफ कर सकूं कि जिस क्वांटिटी पे मेरे बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर अप हो जाए और उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट भी बचने लगे। तो ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड ऐसे होता है कि भाई हमारे पास देखो, सेलिंग प्राइस को तो हम देखो चेंज कर सकते हैं। वी नो के भाई सेलिंग प्राइस को हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, यानी कि उसका लेबर का खर्चा है, उसका मटेरियल का खर्चा है, उसकी जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स है, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो लेट से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यार देखो, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर अब मैं किसी सेलिंग प्राइस को चेंज करता हूं तो उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो किधर जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जाएगा। अब लेट से अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बढ़ेगा। तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं अपनी सेलिंग प्राइस को जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, जितना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ उतना ज्यादा बढ़ा दूं? तो उसका जवाब भी है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन को ही, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैक्सिमाइज करने के पीछे लग जाओ, या आप अपनी क्वांटिटी सेल ऑफ को करने के जो है वो क्वांटिटी सोल्ड को सबसे मैक्सिमाइज करने के पीछे लग जाओ। इंस्टेड आपका जो क्राइटेरिया होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, दैट इज गोइंग टू बी टोटल कंट्रीब्यूशन। कि अगर मैं लेट से 5 रुपए की प्राइस पे एक प्रोडक्ट बेचता हूं, तो लेट सी कि उस 5 रुपए की प्राइस पे मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, और उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब मैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो लेट सी मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इसकी मैं अगर आपको एक बहुत छोटी सी आपको थर्टिकल एग्जांपल दूं, तो लेट से हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट को अगर मैं सेलिंग प्राइस 5 रुपए रखूं, ठीक है, सुनिएगा, सेलिंग प्राइस रख रहा हूं मैं 5 रुपए और मैं वेरिएबल कॉस्ट रख रहा हूं 3 रुपए, तो इसका ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? एज वी नो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $2 का आ गया। लेट्स अज्यूम कि जब मेरी सेलिंग प्राइस $5 है, तो जो क्वांटिटी मैं सेल ऑफ कर रहा हूं, लेट्स से वो 1000 यूनिट्स है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे $2 का बच रहा है। तो अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है? टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार जब मैं एक यूनिट को 5 रुपए का बेचता हूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन 2 रुपए का बच रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है उससे मल्टीप्लाई करा दो, दैट विल गिव यू अ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ $2000। अब ये एक 5 रुपए की अगर आप प्राइस रख रहे हो या $5 की आप प्राइस रख रहे हो, तो उसके ऊपर यू आर जनरेटिंग अ टोटल कंट्रीब्यूशन वर्थ $2000। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस को ना जरा सा चेंज कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और अब हम सेलिंग प्राइस को लेट से कर देते हैं, लेट से हम सेलिंग प्राइस को कर देते हैं 6 रुपए, ठीक है। नाउ सेलिंग प्राइस इज ₹6, ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस 6 रुपए। और वेरिएबल कॉस्ट में जैसा आपको कहा कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा, वो है 3 रुपए। लेकिन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 - 3 करो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट $3 का होगा। बट एट द सेम टाइम आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ाने की वजह से
आपकी जो क्वांटिटी सोल्ड है वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सोल्ड कम हो जाएगी। तो लेट्स अज्यूम कि हमारी क्वांटिटी सोल्ड जो पहले $5 की प्राइस के ऊपर 1000 यूनिट्स थी, लेट्स से वो कम हो क्या हो गई है $800, 800 यूनिट्स, ठीक है। एंड अगर अब मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है दैट इज $3 now after getting an increment, and the total quantity sold is 800 units. तो अगर 3 into 800 करूं तो मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो $2400 का हो गया। तो आप यहाँ पे रियलाइज करें कि इस केस में आपका सेलिंग प्राइस बढ़ाना क्या रहा, आपके लिए फायदेमंद रहा। क्यों फायदेमंद रहा, क्योंकि आपका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन एक और बिजनेस की मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, सेम पहला सिनेरियो, लेट्स से ये सिनेरियो 1 उस बिजनेस के लिए सेम है, लेकिन सिनेरियो 2 में जब उस बिजनेस ने अपनी सेलिंग प्राइस को $6 पे लेके गया, तो लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं उसकी क्वांटिटी सोल्ड 600 यूनिट्स हो गई। और अब अगर इस बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन निकाला जाए, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो दैट वुड बिकम इक्विवेलेंट टू 3 into 600 विच विल जस्ट बी $1800। तो अब इस बिजनेस के लिए अगर आप रियलाइज करो तो इस बिजनेस के लिए सेम स्ट्रेटेजी, लेकिन क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी सोल्ड है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से इसका टोटल कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज हो गया। एंड फॉर दैट वेरी पर्पज उसका जो प्राइस इंक्रीज करने का फैसला था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो वाइल डिसाइडिंग द प्राइस, अगर आपके पास सवाल आता है कि एक बिजनेस सोच रहा है कि भाई मैं अपनी प्राइस को बढ़ाऊं या कम करूं, तो आपने कहना है कि भाई ठीक है, प्राइस को बढ़ाओ कम करो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, लेकिन you should look out for the impact that the change in price will bring on to the total contribution। अगर तो आपका प्राइस का चेंज करना, चाहे बढ़ा लो चाहे कम करो, डजेंट मैटर, अगर वो टोटल कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता है, गो फॉर इट। अगर वो टोटल कंट्रीब्यूशन को डिक्रीज कर रहा है, then you don't have to go for it, and the formula for total contribution is very simple, that's contribution per unit multiplied by quantity sold। तो ये तो पहला डिसीजन हो गया कि भाई प्राइस की डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग किस तरीके से काम आती है। अगला अगर हम डिसीजन मेकिंग फैक्टर के ऊपर बात करें तो दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये इसका एक सवाल भी आता है कि भाई आपसे एग्जामिनर कहेगा कि एक लेट से मिस्टर ली है, मिस्टर ली का आपके पास एक ऑर्डर आता है, आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट $20 की है, लेकिन मिस्टर ली ने क्योंकि उनका लेट से ऑर्डर थोड़ा बड़ा है तो वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट आप $15 पर यूनिट पे प्रोवाइड करो। और फिर आपसे कहेगा कि भाई कैलकुलेशन के साथ डिस्कस करके बताओ कि क्या मिस्टर ली को ये नॉर्मल प्राइस के नीचे ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज जो देखे आपने कैलकुलेट करनी है ना, जो कैलकुलेशन करनी है वो ये करनी है कि चलो अगर मैं मिस्टर ली की लेट से बात मान लेता हूँ, ये ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा या नहीं करेगा। देखो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज हमने कल बात करी थी कि कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो पहले हमें हेल्प करेगी फिक्स कॉस्ट को कवर अप करने में, एंड देन टू अल्टीमेटली मेक प्रॉफिट्स। तो हमें ये देखना है कि भाई अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस में से तमाम वेरिएबल खर्चे निकाल दूं तो क्या मेरे पास उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर तो बच रहा है तो आगे कोई बात होगी, अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन चला गया है तो फिर मैं मिस्टर ली से आगे कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अब उनका ऑर्डर एक्सेप्ट करना मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा। लेट्स अज्यूम हमारे पास कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ गया, लेट्स से इवन अगर हम उनको $15 के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो वी आर लेट्स से अर्निंग सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, वो $1 का हो आधे डॉलर का हो, बट वी आर जनरेटिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, सो दैट इज गुड फॉर अस। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस के नीचे ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर लूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा अरे यार वाह $15 के ऊपर भी मेरा कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है, लेट्स एक्सेप्ट मिस्टर ली ऑर्डर, नहीं ऐसा नहीं होगा। आई हैव टू लुक आउट फॉर सम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एज वेल। फाइनेंशियल फैक्टर में तो ठीक है कि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। वो क्या है भाई, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस के नीचे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो क्या ये मेरे जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है जो कि मैंने नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर एक्सेप्ट किए हुए और एग्री किया हुआ इनको बना के बेचने का, क्या इनके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या इनके कस्टमर तो आके नहीं कहेंगे कि यार आपने मिस्टर ली को डिस्काउंट दिया हमें भी डिस्काउंट दो। अगर तो इस इम्पैक्ट के आने का जरा सा भी आपको डाउट है तो आप मिस्टर ली के को बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि यार अगर मैं चलो बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑर्डर ले रहा हूं तो क्या मेरे पास इतनी
एक्सटर्नल या इतनी एक्सेसिव कैपेसिटी है, क्या इतनी स्पेयर कैपेसिटी है कि मैं उस प्रोडक्शन को बना सकूं जो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मिस्टर ली या जो कस्टमर है मेरा मुझसे डिमांड कर रहा है। अगर तो मैं बना सकता हूं तो फिर आगे बात होगी। अगर मेरे पास इतनी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है फैक्ट्री के अंदर तो मैं आगे बात मिस्टर ली से नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर, अगर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑर्डर आ है, इट शुड जनरेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। उसके बाद इवन आफ्टर जनरेटिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मुझे ये देखना है कि यार ये कहीं मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्डर की प्राइस को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्या ये मेरी कहीं एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद मुझे ये देखना है कि क्या मेरे बिजनेस के अंदर अगर तो वो दोनों कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो क्या मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी पड़ी हुई भी है कि नहीं पड़ी हुई कि मैं उसका ऑर्डर फुलफिल कर सकूं। अगर पड़ी हुई है आई गो अहेड विद इट, अगर नहीं पड़ी हुई तो आई विल नॉट गो अहेड विद इट। तो ये तो दूसरा डिसीजन हो गया जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग लेने में हेल्प करती है। देन थर्ड डिसीजन क्या है? थर्ड डिसीजन इज मेक और बाय डिसीजन। इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू मेक अ प्रोडक्ट और टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड वी शुड कंपेयर द परचेज प्राइस विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी आपको अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ना यू कैन सी कि भाई आप अगर लेट से एक प्रोडक्ट को खुद बनाते हो तो आप कहोगे कि यार लेट से कि जब मैं प्रोडक्ट खुद बना रहा हूँ मुझे 8 रुपए का पड़ रहा है, और अगर मैं इसको मार्केट से किसी होलसेल सप्लायर से बाय कर रहा हूँ तो मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है। तो अभी तो क्योंकि आप कॉस्ट को सेव कर पा रहे हो, आपकी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपए है जबकि मार्केट से आपको 10 रुपए का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स रिकमेंडेड कि आप क्या करो, आप इस प्रोडक्ट को बना लो। लेकिन अगर लेट से आपके पास जो खुद प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो 12 रुपए आ रही है और मार्केट से आपको वो प्रोडक्ट 10 रुपए का इजिली अवेलेबल है, मिल रहा है, तो फिर आप बेवकूफी करोगे अगर आप खुद से प्रोडक्ट बनाने लग जाओ क्योंकि मार्केट में वो कंपैरेटिवली चीपर प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। अब जो मसला आता है वो कहाँ पे आएगा कि आपकी अपनी प्राइस यानी आपकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो मार्केट से सप्लायर आपको जो प्राइस कोट कर रहा है वो दोनों अगर बराबर हो जाए, यानी अगर आप खुद बनाते हो तो भी 10 रुपए का बना रहे हो, मार्केट से जो आपको मिल रहा है वो भी 10 रुपए का मिल रहा है, देन यू हैव टू मेक अ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए हैसल फ्री बिजनेस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए क्वालिटी का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो क्वालिटी का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूंगा कि यार मैं अपनी प्रोडक्शन खुद करूंगा क्योंकि उसके अंदर मुझे पता है कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करूंगा, ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करूंगा। लेकिन अगर क्वालिटी मेरे लिए मसला नहीं है तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार फजूल में इतना लंबा काम कौन करेगा, क्योंकि अगर आप खुद प्रोडक्शन करा रहे हो तो आपका टाइम जाएगा ना, आपकी रिसोर्सेज वहां पे स्टक होगी। तो अगर तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो वो काम आप करोगे, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये काम नहीं करोगे। और कुछ बिजनेसेस वाकई ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, जिनके अंदर सिर्फ जो है आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है, क्वालिटी की एज सच कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आप ये चाहते हो कि आपका जो सप्लायर के ऊपर से डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए, आप ये चाहते हो कि भाई जो क्या कहते हैं हमारा जो अपनी एक ब्रांड इमेज बने, हम ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, देन ऑब्वियसली यू कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। अदर देन दैट अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें आपके लिए, आपको सप्लायर पे डिपेंडेंट होने पे भी कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी बहुत क्वालिटी भी कंप्राइज के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो देन इट्स बेटर टू बाय फ्रॉम द वेंडर फ्रॉम द सप्लायर देन टू मेक योर ओन प्रोडक्ट। बिकॉज फिर आपको क्या जरूरत है कि आप इतना ज्यादा काम करो, अपने रिसोर्सेज को भी स्टक करो, अपना टाइम भी लगाओ एट द एट द एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग। अगर आपका कोई उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं। देन द फोर्थ डिसीजन एंड one of the very important decision that marginal costing helps us in taking up is to decide under the conditions of limiting factor कि भाई मुझे किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब which product to produce in what quantities under the conditions of limited resources in order to maximize the profit। देखिए कभी कभार क्या होता है, जो आपके पास रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे आपका लेबर हो गया, चाहे आपके मशीन आवर्स हो गए, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो गया, कभी कभार ये बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल, लेट से आपकी रिक्वायरमेंट है 40,000 टन रॉ मटेरियल की, लेट से आपका कोई भी काम है उसके अंदर एक रॉ मटेरियल है, आपको उसकी 40,000 लेट से टन छोड़ो, इजिली बहुत इजी कर लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है लेट से 4,000 किलोग्राम की। ठीक है, आपका कोई कपड़े का काम है, आपके कपड़े की रिक्वायरमेंट 4,000 किलोग्राम है, एक स्पेसिफिक किस्म का कपड़ा आपको रिक्वायर्ड है और आप उस स्पेसिफिक किस्म के कपड़े से 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो। लेट से किसी पर्टिकुलर साल में आपकी जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है, यानी आपके पास जो कपड़ा अवेलेबल है वो 4,000 किलोग्राम अवेलेबल नहीं है,
दैट इज ओनली अवेलेबल, लेट्स से आपके पास अब वो सिर्फ 3000 किलोग्राम अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी रिसोर्स अपनी नॉर्मल क्वांटिटी के कंपैरिजन में एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हो, तो आपका सवाल किस कैटेगरी में चला जाता है? आपका सवाल फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। रिसोर्सेज अंडर लिमिटिंग फैक्टर, कि अब आपके पास कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है और अब आपको डिसाइड करना है कि यार मैं इन रिसोर्सेज को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड फॉर दैट कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, the product that will use the scarce resources most efficiently will make the will be made first, and the product that will use the scarce resources less effectively and efficiently should be made at the end and should be given the last priority। सर इस बात का मतलब क्या हुआ? अभी मैं आपको इस बात का मतलब क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो स्टेप्स है ना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप लेट से अगर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हो, आप तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लोगे सबसे पहले, विच इज वेरी सिंपल। सेलिंग प्राइस है जो तीनों प्रोडक्ट्स है, उसमें से उनकी वेरिएबल कॉस्टों को माइनस करोगे, यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देन जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो आप करोगे, फाइंड द लिमिटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेक ईच यूनिट। कि भाई हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिमिटेड जो रिसोर्स है, लेट्स अगर आपका कपड़ा लिमिटेड है, तो हर रिसोर्स हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कपड़ा या कितनी वो जो लिमिटेड रिसोर्स है वो इस्तेमाल हो रही है। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास है अपना, लेट्स से प्रोडक्ट है ए बी सी, हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट है। ए को मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, सब छोड़ो, आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ए बी सी का मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $10 है, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेट से $8 है, और सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है लेट से $4। ठीक हो गया? और अब मैं कहता हूँ कि ए को बनाने के लिए, ये पर यूनिट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ए को बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो कपड़ा रिक्वायर्ड है, जो कि लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा बनाने के लेट से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपको लेबर आवर भी चाहिए, आपको मशीन आवर भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मटेरियल भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ लेबर आवर मशीन आवर आपके पास नॉर्मल आपको जितना चाहिए अबंडेंस में अवेलेबल है, उसका कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ किसका है? मसला सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपके पास आ गया लेट से रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल, अब मैं कहता हूँ कि यार मटेरियल जो है वो ए को बनाने के लिए लेट से लग रहा है 3 kg, या इसको 4 kg कर लेते हैं। ए को बनाने के लिए लग रहा है लेट से 4 kg, बी को बनाने के लिए लेट से लग रहा है 2 kg, और सी को बनाने के लिए लेट से लग रहा है कितना करते हैं इसको हम कर लेते हैं लेट से 1 kg, या इसको हम कर लेते हैं 1 नहीं करते, इसको हम कर लेते हैं 1.5 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 1.5, ठीक है। इसको बनाने के लिए लग रहा है 1.5 kg, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या था? पहला स्टेप था आपका कि भैया आपने डिटरमाइन किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वंस आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, आपने नेक्स्ट काम करना है, ये डिटरमाइन करना है कि भाई जो लिमिटेड रिसोर्स है हर प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो लिमिटेड रिसोर्स कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ए को बनाने के लिए 4 kg, बी को बनाने के लिए 2 kg, और सी को बनाने के लिए 1.5 kg। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर? देखो, आपके पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, वो ये बताता है कि एक यूनिट पे आप कितने का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आपको ये बताता है कि हर लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर आप कितने का कंट्रीब्यूशन कमा सकते हो। सर बात समझ नहीं आई, सुनिएगा। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय रिसोर्स यूटिलाइज, बल्कि इसको मैं थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूं, लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइज। तो अब अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है यहाँ पे ए बी और सी का, तो लेट से मैं अगर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालता हूँ ए बी और सी का, तो ए का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि $10 है, डिवाइडेड बाय रिसोर्स यूटिलाइज, लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइज। तो ए को बनाने के लिए जो हमारे पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है वो कितना यूटिलाइज हो रहा है? 4 किलोग्राम। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 किया, आई विल गेट 2.5, ठीक है। दिस इज 2.5 पर केजी, ये बात याद रखिएगा। अगले वाले के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 था, लिमिटेड रिसोर्स यूटिलाइज 2 किलोग्राम है, तो ये आ गया $2 पर केजी। और उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो अच्छा नहीं, ये 4 आएगा ना, $4 पर केजी, 8 डिवाइड बाई 2, $4 पर केजी। और उसके अगर आगे हम जाएं तो 4 डिवाइडेड बाय 1.5 अगर मैं कर लूँ, या बल्कि सही है ना, इसको 2 कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 मैं कर लूँ अगर, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी $2 पर केजी। आप जरा रियलाइज करें, अब ये जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की तीनों अमाउंट्स आई है ना,
2.5, $4 एंड $2। दैट इज बेस्ड ऑन पर केजी के जो पर लिमिटिंग फैक्टर है। यानी कि सुनिएगा इस बात को, ये जो $2.5 पर केजी का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब जब मटेरियल ए के ऊपर 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तब तब उस प्रोडक्ट से आपको $2.5 का कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो $2.5 पर केजी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर, ईच किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, each kilogram of raw material used in product A is generating a contribution, of $2.5। जो 1 किलोग्राम आप प्रोडक्ट ए में बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको 2.5 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जो 1 किलोग्राम आप प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको $4 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और जो 1 किलोग्राम आप प्रोडक्ट सी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको $2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब आपका बिजनेस टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कमाएगा, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन के आप अपने रॉ मटेरियल को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो आप अपने रॉ मटेरियल को ऐसे यूटिलाइज करोगे कि आप कहोगे कि यार, जो प्रोडक्ट कम से कम मटेरियल इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उस प्रोडक्ट को मैं सबसे ज्यादा बनाऊंगा। और जो प्रोडक्ट ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करके कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको मैं कंपैरेटिवली कम क्वांटिटीज में बनाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास प्रोडक्ट ए, बी और सी है, तो इसमें से पर केजी के ऊपर अगर बात की जाए, तो पर केजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे कौन कमा के दे रहा है? पर केजी के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बी कमा के दे रहा है। तो जब मैं अब यहाँ पे कहूंगा कि यार मेरी प्रेफरेंस देखी जाए कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, क्योंकि देखो, जब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है ना, तो आप नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल को अचीव नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर आप तीनों प्रोडक्ट्स के 1000 यूनिट बना रहे थे, तो अब आप तीनों प्रोडक्ट्स के 1000 यूनिट नहीं बना सकते। आपको डिसीजन लेना है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ यूनिट्स को लेट गो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब आप पहली प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट को दोगे जो कि कम से कम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है, विच इन दिस केस इज प्रोडक्ट बी। सेकंड प्रेफरेंस आप दोगे प्रोडक्ट ए को, क्योंकि वो आपको पर केजी के ऊपर 2.5 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और लास्ट प्रेफरेंस आप दोगे प्रोडक्ट सी को, क्योंकि वो आपको पर केजी सिर्फ $2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एंड आफ्टर दैट, जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि हाँ भाई, पहली प्रेफरेंस किसकी, दूसरी प्रेफरेंस किसकी और तीसरी प्रेफरेंस किसकी, इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जो कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, उसको पहली प्रेफरेंस, एंड सेम गोज फॉर सेकंड एंड थर्ड। वंस आपने प्रेफरेंस दे ली, तो आपका ये कौन सा स्टेप हो गया? ये आपका फोर्थ स्टेप था। पहला पहला स्टेप आपका था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। दूसरा था कि ये डिटरमाइन करो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर कितना लिमिटेड रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा था कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालो बाय डिवाइडिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विद द रिसोर्स यूटिलाइज। यानी कि पार्ट वन में जो चीज निकाली है ना, सीपीयू, अगर मैं इसको ए कह लूं, डिवाइडेड बाय रिसोर्स यूटिलाइज बी, तो ए डिवाइड बाय बी कर दो, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द रैंकिंग। अप्लाई द रैंकिंग का क्या मतलब है कि भाई, जो प्रोडक्ट कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, उसकी पहली प्रेफरेंस होगी। एंड देन जो कम का ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करके कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसकी प्रेफरेंस वैसे वैसे कम होती जाएगी। एंड देन आपने डिटरमाइन कर लेना है कि भाई अच्छा, प्रेफरेंस मैंने दे दी है, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट, जो बी था हमारे केस में, प्रोडक्ट बी की मैं सबसे पहले प्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं ए की करूंगा, और उसके बाद मैं सी की जो बच जाएगा मटेरियल, उससे सी को प्रोड्यूस करूंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी प्रोडक्शन ऑफ बी, सेकंड प्रायोरिटी होगी प्रोडक्शन ऑफ ए, और थर्ड प्रायोरिटी जो बचा कुचा जो रॉ मटेरियल रह जाएगा, उससे सिर्फ मैं प्रोडक्ट सी को बनाऊंगा। एंड हमारा जो टोटल रॉ मटेरियल है, इस तरीके से मैं इवन लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपने टोटल कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर लूंगा। और उसके बाद आई ऑब्वियसली, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के शो कर दूं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल डिसीजन, या जो आपके सवालों के अंदर भी जो बाकी आपको 4 डिसीजन, उसमें से सबसे टेक्निकल डिसीजन मेकिंग होती है, वो
तभी होती है जब आपकी रिसोर्स लिमिटेड हो जाए। और अगर रिसोर्स लिमिटेड हो जाए, जस्ट अप्लाई दीज 4 to 5 रूल्स एंड यू आर गुड टू गो। आपकी ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप तमाम अमाउंट्स को सही से निकालो, सही से डिवाइड करो और आजे दिमाग के साथ उनकी जो है वो रैंकिंग कर दो। वंस यू हैव डन द रैंकिंग, आपने प्रेफरेंस डिसाइड कर ली है, तो आप पहले जो पहला प्रायोरिटी है उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट करो, सेकंड प्रायोरिटी वाली की प्रोडक्शन कंप्लीट करो। सिर्फ जो मटेरियल बच जाए उसकी, उस मटेरियल की अमाउंट से जो है आप जो दूसरा तीसरा आपके पास प्रोडक्ट बच गया है उसकी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लो। एंड दैट इज, these are all the decisions that a business has to make by using marginal costing। और ये हमारा दूसरा पार्ट था, मार्जिनल कॉस्टिंग एज अ डिसीजन मेकिंग टूल का। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग बताएं।